हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओप एम्प की दो एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। पहला ओप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर और दूसरा ओप एम्प एज ए कंपैरेटर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली एप्लीकेशन है इस वीडियो लेक्चर की ओप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स नाम से स्पष्ट है कि जब ओप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर काम करता है उस केस में ओप एम्प की गेन यूनिटी होती है। और स्टूडेंट्स यूनिटी गेन का मतलब होता है कि ओप एम्प के आउटपुट पर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के जैसी होगी, राइट। यानी कि ओप एम्प के आउटपुट पर इनपुट वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होगी, जैसा इनपुट दिया जाता है ठीक वैसा का वैसा आउटपुट आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओप एम्प एक एम्पलीफायर होता है और एम्पलीफायर का बेसिक काम होता है कि जो इसके इनपुट पर दिया जाता है उसको वो एम्पलीफाई कर देता है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब ओप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर काम करता है उस केस में ओप एम्प अपने इनपुट पर उपस्थित सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता। जैसा सिग्नल इसको दिया जाता है ठीक वैसा वैसा सिग्नल ये आउटपुट पर देता है, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आपने यूनिटी गेन एम्पलीफायर की पहली खूबी समझी। तो स्टूडेंट्स ओप एम्प जब एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर काम करता है तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स। तो सारी प्रॉपर्टी अब हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अभी आपने ये समझा कि जब ओप एम्प एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर काम करता है उस केस में उसकी जो गेन होती है वो यूनिटी होती है, यानी इनपुट और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। जैसा इनपुट दिया जाता है ठीक वैसा वैसा आउटपुट आपको मिलता है, राइट फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर को बफर भी कहा जाता है और आइसोलेशन एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ये भी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि क्यों इसको ये आइसोलेशन एम्पलीफायर कहा जाता है, ये भी हम स्टडी करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यूनिटी गेन एम्पलीफायर इनपुट की वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करता, राइट, लेकिन इसके शेप में चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? शेप में चेंज कर सकता है, राइट। तो ये दो काम कर सकता है, या तो इसकी शेप जैसा इनपुट पर दिया जाता है ठीक वैसी वैसी रहे, और या इसकी शेप इन्वर्ट हो जाए, यानी कि जैसा इनपुट पर दिया गया है उसकी उल्टी हो जाए, राइट। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स आपने ओप एम्प के इनपुट पर इस तरीके का सिग्नल दिया, लेकिन जब यूनिटी गेन एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टर काम करता है, राइट, तो उस केस में जो शेप होती है इनपुट की वो चेंज हो जाती है, लेकिन लेवल में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि दोनों की वोल्टेज सेम रहती है। जितनी ये वोल्टेज रहेगी उतनी ही ये वोल्टेज रहेगी। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, शेप में चेंज हो सकता है। यूनिटी गेन एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमको चाहिए एक ओप एम्प, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक 0 ओम की तार द्वारा ओप एम्प के इन्वर्टिंग और आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। यानी एक तार द्वारा हम ओप एम्प के इन्वर्टिंग और आउटपुट को जोड़ देंगे, राइट। और इसके नॉन इन्वर्टिंग सिरे पर हम इनपुट देंगे, राइट स्टूडेंट्स। नॉन इन्वर्टिंग सिरे पर क्या देंगे? हम इनपुट देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स चूंकि इनपुट नॉन इन्वर्टिंग सिरे पर दिया जाता है, इसलिए यूनिटी गेन एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एग्जाम्पल होता है, राइट स्टूडेंट्स। क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंतर्गत आता है, ये आप समझ सकते हो।
राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि इनपुट नॉन इन्वर्टिंग सिरे पर दिया जाता है इसलिए आप ये इसको कह सकते हो कि ये जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ही एक एप्लीकेशन होती है। राइट स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान में रखो। इसकी एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। और स्टूडेंट्स हमको पता है कि जब एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग होता है उस केस में उसकी गेन होती है RF और R1, राइट, 1 प्लस RF अपॉन R1, यानी जो एम्पलीफायर जब एक नॉन इन्वर्टिंग मोड पे काम करता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, उस केस में उसकी गेन होती है 1 प्लस RF अपॉन R1, राइट। और हम जानते हैं कि RF क्या है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस जो कि इन्वर्टिंग सिरे और आउटपुट के बीच में जुड़ा रहता है। और दूसरा हम जानते हैं R1 जो होता है स्टूडेंट्स एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कि ऑप एम्प के इन्वर्टिंग सिरे और ग्राउंड के बीच में जुड़ा रहता है, राइट स्टूडेंट्स। और जो इनपुट होता है हम नॉन इन्वर्टिंग सिरे पर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर RF की वैल्यू 0 है यहाँ पर, राइट, और R1 यहाँ पे कोई आपने लगाया नहीं है इसलिए R1 भी यहाँ पर 0 है, राइट। RF की वैल्यू 0 है क्योंकि 0 ओम का रेजिस्टेंस है, और R1 आपने लगाया नहीं है इसलिए R1 को 0 मान लेंगे। तो इस गेन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1। जब आप RF और R1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो गेन हो जाएगी इसकी स्टूडेंट्स 1। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा ये जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर है उस गेन 1 के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स इसको हम बफर या फिर आइसोलेशन एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है। वो क्या होती है स्टूडेंट्स कि ये एम्पलीफायर वोल्टेज को एम्पलीफाई तो नहीं करता लेकिन करंट को एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई तो नहीं करता लेकिन करंट को एम्पलीफाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लो ये अपनी इनपुट स्टेज है, ये ट्रांजिस्टर लगा रहा हूं स्टूडेंट्स मैं। अब स्टूडेंट्स मान लो ये अपनी इनपुट स्टेज है, राइट, और इनपुट स्टेज के रूप में मैं एक ट्रांजिस्टर लिया है। और स्टूडेंट्स यहां पर हमारा दूसरा सर्किट है और वो मानते एक लोड, राइट स्टूडेंट्स। तो एक लोड मान लेता हूं मैं 12 ओम का, मान लो। अब स्टूडेंट्स क्या है, यदि आप इस लोड को सीधे ही इस ट्रांजिस्टर से जोड़ दोगे, इस स्टेज से जोड़ दोगे, तो ये लोड इस स्टेज को लोडिंग में ला देगा, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप इस 12 ओम के रेजिस्टेंस को सीधे ही अगर आप इस ट्रांजिस्टर से जोड़ दोगे तो ये जो स्टेज है, बाहर वाली जो स्टेज है, मतलब ये जो बाहर वाली स्टेज यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये इस स्टेज को लोड कर देगी, राइट। और लोड करने के कारण इसका जो आउटपुट है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगा, और डिस्टोर्शन होने के कारण जो है यहाँ पर भी आपको डिस्टोर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच में इस स्टेज को लोड से बचाने के लिए एक आइसोलेशन एम्पलीफायर लगा देते हैं, और आइसोलेशन एम्पलीफायर के रूप में हम एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर को लगा देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो दो काम करेगी, चूंकि ऑप एम्प का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये स्टेज, ये जो आइसोलेशन एम्पलीफायर है, ये इस स्टेज से बहुत कम मात्रा में यानी लगभग 0 करंट, लगभग 0 करंट जो है इस सर्किट से लेगी, राइट। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो स्टेज होगी ये देखेगी कि इसके आगे एक बहुत बड़े मान का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, राइट। और जब इस एम्पलीफायर के लिए लोड रेजिस्टेंस बड़ा हो जाता है उस केस में ये स्टेज लोड नहीं होती, राइट। तो इसके कारण स्टूडेंट्स ये स्टेज लोड में नहीं आएगी। और चूंकि स्टूडेंट्स
ये एम्पलीफायर एक अब एक करंट एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, जो कि स्टूडेंट्स यूनिटी गेन एम्पलीफायर की खास बात होती है कि एक करंट एम्पलीफायर की तरह काम करता है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये करंट एम्पलीफायर की तरह काम करता है, तो जितना इस लोड को करंट चाहिए वो करंट इस ऑप एम्प के द्वारा, इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स चूंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हमको पता है कि सोर्स की और लोड की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। हम जानते हैं स्टूडेंट्स क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यानी एमपीटी से हमको पता है कि लोड की रेजिस्टेंस और सोर्स की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है, राइट। अब स्टूडेंट्स ऑप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, राइट, और ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है उसका 12 ओम का रेजिस्टेंस बहुत कम है स्टूडेंट्स अपने आप में, तो आप कह सकते हो ये जो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है और इसका ऑप एम्प का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लगभग इक्वल है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को, इस लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, राइट। अब स्टूडेंट्स चूंकि इस इनपुट स्टेज का ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसका मान बहुत ज्यादा होता है और इसका यानी कि इस ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इस लोड रेजिस्टेंस के द्वारा इस ऑप एम्प को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हो कि ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि मिसमैचिंग होने से बचाता है। मिसमैचिंग होने से कैसे स्टूडेंट्स? अब देखो, यदि इस स्टेज में स्टेज नहीं होती और ये स्टेज सीधे ही इस रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई होती तो इस स्टेज को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, जो कि इस स्टेज का जो लोड रेजिस्टेंस है, राइट, इस फर्स्ट स्टेज का जो लोड रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में। तो इस स्टेज ने एक प्रकार से बफर का काम किया दोनों स्टेज के लिए, और इसने क्या किया कि इस स्टेज को इस लोड से आइसोलेट कर लिया, राइट, और जिससे हुआ क्या कि ये स्टेज इस लोड के कारण लोड होने से बच गई, राइट। नहीं तो स्टूडेंट्स इस रेजिस्टेंस के कारण ये स्टेज लोड हो सकती थी और इसका जो आउटपुट है वो डिस्टोर्टेड हो जाता। तो इस एम्पलीफायर ने क्या किया, इस आउटपुट को डिस्टोर्टेड होने से बचा लिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है एक प्रकार से बफर का और एक आइसोलेशन एम्पलीफायर का भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि ये जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर है ये शेप में किस तरीके से चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि जो ऑप एम्प है जब एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर के रूप में काम करता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके इन्वर्टिंग सिरे को और आउटपुट को एक तार द्वारा शॉर्ट कर देते हैं, राइट, और जो नॉन इन्वर्टिंग सिरा है उस पे हम वोल्टेज डालते हैं V विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स इस केस में यदि आपने इनपुट पे कोई साइन वोल्टेज दी है तो आउटपुट पर भी सेम उसी शेप की साइन वोल्टेज आपको मिलेगी, राइट। वोल्टेज सेम रहेगी, जितना ये वाली वोल्टेज है उतनी ये वाली वोल्टेज भी रहेगी, शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से यूनिटी गेन एम्पलीफायर बनाते हो, राइट, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से यूनिटी गेन एम्पलीफायर बनाते हो तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स की फीडबैक रेजिस्टेंस RF और R1 दोनों की वैल्यू इक्वल रखेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, RF और R1 की वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, और इस केस में हम जो इनपुट है उसको हम R1 के इस वाले सिरे और ग्राउंड के बीच में देंगे। यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट्स V इनपुट, और इसका जो नॉन इन्वर्टिंग सिरा है स्टूडेंट्स इसको हम कर देंगे ग्राउंड, और इसका स्टूडेंट जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम स्टडी कर चुके हैं, वो मिलेगा RF माइनस RF अपॉन R1 V इन, राइट स्टूडेंट्स। अब चूंकि दोनों ही रेजिस्टेंस इक्वल है, बराबर है, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और V0 इक्वल्स टू माइनस V इन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स
ये इक्वेशन हमको ये शो कर रही है कि दोनों वोल्टेज बराबर होगी, लेकिन दोनों की शेप इन्वर्टेड हो जाएगी इस माइनस के कारण, राइट। यानी आप ये कह सकते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसकी शेप इनपुट वोल्टेज से उल्टी हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। अब देखो, जैसे आपने V in एज ए साइन वोल्टेज दी है, यानी आप जो V in है वो आपने साइन वोल्टेज दी है, तो आपको जो आउटपुट है वो उल्टा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर की एक एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है कि ये शेप को चेंज कर सकता है, राइट। ये शेप को चेंज कर भी सकता है और ये शेप को चेंज नहीं भी कर सकता, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम, यानी कि इसकी शेप चेंज करने की जो प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल हम जब एनालॉग कंप्यूटर बनाते हैं और उस केस में जब हम ऑप एम्प का यूज करते हैं तो बहुत बार हमको जरूरत पड़ती है एक ऐसी स्टेज की जो कि इनपुट के चिन्ह को चेंज कर दे, राइट, यानी इनपुट के शेप में चेंज कर दे। तो उस केस में हम स्टूडेंट्स इस इन्वर्टिंग यूनिटी गेन एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने यूनिटी गेन एम्पलीफायर को समझा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर भी काम करता है। स्टूडेंट्स नाम से स्पष्ट है, कंपैरेटर यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि दो चीजों का कंपेयर करे। स्टूडेंट्स ऑप एम्प अपने इनपुट पर उपस्थित सिग्नल को कंपेयर कर सकता है, राइट स्टूडेंट्स। यदि दो सिग्नल, उनमें से एक सिग्नल को यदि ऑप एम्प के इन्वर्टिंग सिरे से और दूसरे सिरे को यदि ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग सिरे से जोड़ा जाए तो ऑप एम्प का आउटपुट दोनों सिग्नल के डिफरेंस के इक्वल होता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है, राइट स्टूडेंट्स। यदि दोनों सिग्नल बराबर हुए, इक्वल हुए, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज 0 होगी, राइट। यदि इन्वर्टिंग वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव आएगी, यदि नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ऑप एम्प को एज ए कंपैरेटर काम कराने के लिए हमको चाहिए एक ऑप एम्प, राइट। और ऑप एम्प के दोनों सिरों पर, दोनों इनपुट सिरों पर, यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, राइट, इन दोनों सिरों को जिन वोल्टेज का कंपैरिजन करना है उनसे जोड़ देते हैं, राइट। जैसे मान लो ये है V1 वोल्टेज पर और ये है V2 वोल्टेज पर, इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करना है तो इन वोल्टेज को हम, इन दोनों वोल्टेज में से एक वोल्टेज को हम इन्वर्टिंग सिरे से और दूसरी वोल्टेज को हम नॉन इन्वर्टिंग सिरे से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स इस केस में ऑप एम्प का आउटपुट आएगा A V1 माइनस V2, दोनों का डिफरेंस, राइट फ्रेंड्स। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब फ्रेंड्स जब ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर काम करता है तो ऑप एम्प के साथ किसी भी फीडबैक सर्किट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्रेंड्स ऑप एम्प की खास बात होती है कि यदि इनपुट वोल्टेज में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, यदि इनपुट वोल्टेज में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो आउटपुट वोल्टेज, आपको पता है स्टूडेंट्स कि ऑप एम्प के लिए हम ड्यूअल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है प्लस VCC, यानी कि इस पावर सप्लाई का एक टर्मिनल होता है प्लस VCC, दूसरा होता है माइनस VCC और तीसरा होता है स्टूडेंट 0 पर यानी ग्राउंडेड। तो स्टूडेंट्स जैसे ही इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी वोल्टेज डिफरेंस आता है तो ऑप एम्प का आउटपुट जो है प्लस VCC तक जाता है, राइट, और न्यूनतम जाता है स्टूडेंट्स माइनस VCC तक, राइट फ्रेंड्स। मैक्सिमम कहाँ जाता है स्टूडेंट प्लस VCC तक और न्यूनतम कहाँ जाता है स्टूडेंट्स माइनस VCC तक, राइट। तो आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि इन दोनों वोल्टेज के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो ऑप एम्प सैचुरेट कर जाता है और सैचुरेशन की इस अवस्था में ऑप एम्प की आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC से माइनस VCC तक जा सकती है, या फिर आप क्यों कहो कि जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यदि इन दोनों इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इक्वल हो, यानी V1 और V2 इक्वल हो, उस केस में आउटपुट वोल्टेज कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल हैं तो 0 हो जाएगा। तो A को 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि इन्वर्टिंग सिरे की वोल्टेज
नॉन इन्वर्टिंग सिरे से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स चूंकि इन्वर्टिंग सिरे की वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए आउटपुट भी नेगेटिव प्राप्त होगा। और कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव VCC। राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यदि नॉन इन्वर्टिंग सिरे की वोल्टेज इन्वर्टिंग सिरे से ज़्यादा है, यानी ये वोल्टेज हमारी इस वोल्टेज की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाली वोल्टेज ज़्यादा है और ये नॉन इन्वर्टिंग सिरे से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव सिरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज हमारी पॉजिटिव प्राप्त होगी। और कितनी प्राप्त होगी स्टूडेंट्स? प्लस VCC। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ऑप एम्प दो सिग्नल को कंपेयर भी कर सकता है। स्टूडेंट्स ऑप एम्प की इस खूबी के कारण ऑप एम्प का इस्तेमाल A to D कन्वर्जन यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और स्क्वायर वेव जनरेटर में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ऑप एम्प की दो एप्लीकेशन को स्टडी किया। स्टूडेंट्स कल हम ऑप एम्प को एज ए एनालॉग कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, राइट, उसमें जो ऑप एम्प के जो अलग अलग एप्लीकेशंस को किस तरीके से यूज़ की जाती है और कैसे लगाई जाती है वो सभी हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसकी इनिशियल कंडीशंस वगैरह क्या होती है, सब चीज़ देखेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू।